नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने किरचॉफ लॉ स्टार्ट कर लिया था साहब, ठीक है ना। और किरचॉफ लॉ के अंदर दोनों नियम लिख लिए थे और लूप रूल लगाना सीख लिया था। लूप रूल के अंदर दो मेथड थे, मैंने आपको जो समझाया, जिस ये कहा था बेटे ज्यादातर बच्चे इसी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा कि समेशन ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू होता समेशन ऑफ आईआर। देखो ये जो तरीका मैं आप बोला ना कि इसको लेकर के चलिए, इसको एवरेज बच्चा भी कर लेता बेटे, ठीक है, इसे ज्यादा बेटर है। मैंने करना चाहता हूं, मैंने क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन कराया था दोनों मेथड से, किसी से सॉल्व करिए, ठीक है, मर्जी आपकी। पर लेकिन दूसरा बच्चों के लिए थोड़ा आसान रहता है, दूसरा ही अच्छा है। दूसरा सबसे प्यारा है साहब, सर्किट के ऊपर चलना स्टार्ट कर दो, रेजिस्टेंस पे ब्रेक ले लो, करंट साथ है तो प्लस लेते चलो, उल्टा आ जाए तो माइनस ले लो, और बैटरी का हिसाब करते हैं, जिस एंड से निकलते हैं वो लिख देते हैं। वो सही है ना, क्या तक हमने कर लिया था। अच्छा एक बात, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था जो 3 फिगर के 3 तरीके से सॉल्व हुआ था। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने का बेटे मेरा सिर्फ एक मकसद रहता है कि बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि किरचॉफ लॉ के अंदर जैसे मन करे वैसे करंट की डायरेक्शन शो करो, जैसे मन करे। बस ये है कि जो बैटरी जितना छोड़े उसे उतना मिल जाए और जो जंक्शन रूल है वो जस्टिफाई हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है साहब। जैसे मन करे वैसे करंट चलाओ, एक्स चलाओ, वाई चलाओ, जिधर से मन करे उधर से चलाओ, बैटरी के प्लस से निकालो, माइनस से निकालो, छोटी से निकालो, बड़ी से निकालो, ठीक है ना। क्लॉक घूमो, एंटी क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। बस ज्यादा से ज्यादा अंतर क्या हुआ कि आंसर जो है प्लस माइनस में आ जाएंगे, लेकिन वो करेक्ट होते हैं। किरचॉफ लॉ के अंदर आया हुआ माइनस करंट ये बताता है कि जो डायरेक्शन आपने फिगर में ली है वो एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट है, मतलब वास्तव में करंट ऐसे नहीं चलेगा सर्किट में, उल्टा चलना था, ठीक है, लेकिन वो करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया था। आज ही क्लास में बेटे हम लोग ना किरचॉफ के न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे एक न्यूमेरिकल ये है तेरे सामने, देख इस न्यूमेरिकल को बोर्ड ने ऐसे पूछा है, जो बोर्ड ने पूछा बेटे उसका तरीका ये है, देख ये पूरा लैंग्वेज है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 और I3। अब तुम एक बात बताओ कि बोर्ड को ऐसी क्या, सीबीएसई को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे डायरेक्शन शो करनी पड़ी फिगर के अंदर? क्यों शो करके थी साहब? बच्चे की हेल्प करने के लिए नहीं साहब, ये हेल्प करी गई है उस टीचर की जो बोर्ड की कॉपी चेक करेगा। क्योंकि सीबीएसई जानती है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चा पता नहीं कितने तरीके से डायरेक्शन शो करके चला जाएगा। कोई एंटी क्लॉक घूम रहा है, कोई क्लॉक घूम रहा है, प्रॉब्लम जनरेट होगी उस टीचर के साथ। बात समझ आइए नहीं, सबके आंसर मैच करता है, घूमेगा, बार बार इक्वेशन चेक करेगा। इसलिए सीबीएसई ने कह दिया साहब एक ही डायरेक्शन के अंदर घूम के जाएंगे सारे क्लॉकवाइज, है ना। और पहले ही करंट की वैल्यू दे दी I1 I2 और I3। अब सभी बच्चों का रिजल्ट सेम आएगा। तो घूमने के लिए घूमना जो है लूप के अंदर वो फिक्स कर दिया, और ग्राफ के अंदर करंट की वैल्यू वो क्या नाम फिक्स कर दी, वो नेमिंग फिक्स कर दी साहब, है ना। अब सब बच्चों का I1 I2 I3 फिक्स आएगा, एक ही आएगा। बात समझ में आई है? तो ये है। आओ इधर देखो, मैं सॉल्व कर देता हूँ बेटे सर। देखा जाए तो देखो ये वही सर्किट है हमारा, 3 ब्रांच वाला, 2 में बैटरी दे रखी है साहब, 2 से करंट निकालो, तीसरे में डाल दो। सबसे प्यारा सर्किट है, सबसे प्यारा, और सबसे पहला सर्किट मैंने आपको यही सॉल्व कराया। 2 से करंट निकालो और तीसरे में डाल दो, 2 से करंट निकालो तीसरे में डाल दो, आ जाएगा। तो बेटे इन्होंने तो I1 I2 और I3 3 नाम देकर के चला गया, ये 3 करंट दे दिया I1 I2 I3। अब तुम बड़े बच्चे की बात बता साहब, 2 वेरिएबल में काम चलना था, I3 को क्यों लेकर के चलो? जब सर्किट में देख लिया तो छोटे छोटे खाने बनते, जितने खाने उतने वेरिएबल लेने साहब। अगर ज्यादा वेरिएबल जा रहे समझ जाना कहीं गलती हुई है। ये सर्किट 2 वेरिएबल में सॉल्व होना था, 3 देके चले गए। 3 इक्वेशन क्यों बनाऊं, है ना। तो ध्यान से देख, जब मैं जानता हूं ये सर्किट 2 में सॉल्व होता है तो इसको यहीं खत्म कर देता हूं। I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, क्या I3 की वैल्यू वास्तव में I1 प्लस में I2 होनी थी? हाँ साहब, I3 की वैल्यू I1 प्लस में I2। अब ये 2 ही वेरिएबल रह गए, 2 इक्वेशन बनानी है साहब, बहुत सही है। अगर I3 लेकर के चलता ना बेटे, ठीक है, तो 3 इक्वेशन, वो 3 इक्वेशन फिर 3 लूप लेने पड़ जाते, एक ये और एक बड़ा लेना पड़ता है। बात समझ में आई है? इस वाले लूप को बेटे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलूंगा, इसको सेकंड लूप बोल देता हूँ, सेकंड इक्वेशन बोलूंगा। चालू कर, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता हूँ, कहीं से चलो मर्जी है सब, रेजिस्टेंस पे रुक जाना। यहाँ से चला सर, मैं चलता गया, चलना किसको है? मुझको, करंट को नहीं मुझको। चलता गया सब, रुक गया, करंट और रेजिस्टेंस को ब्रेक लिया, सर करंट 7 चल रहा है, 7 है तो सब प्लस लेता चलिए, 5 ऑफ I1। चलता गया सर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, सब प्लस ले लियो, I1 प्लस में I2। बहुत सही बात है। अच्छा सर वापस आ गया, रेजिस्टेंस खत्म हो गया, रेजिस्टेंस में बैटरी आई थी, हाँ सर एक बैटरी आई थी, कांस्टेंट से निकला था सर, प्लस से निकला था, सब प्लस का डाल देके इक्वेशन फर्स्ट डाल दे। अरे हाँ तो बोल यार, देखो मैं तो इक्वेशन यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग साथ साथ जैसे मैं आपसे बोलूँ ना ऐसे चलिए, तो आप इक्वेशन मन में बोलते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस होती है इससे बेटे, ठीक है ना। चालू कर, यहाँ से चालू कर सर, यहाँ से गया रेजिस्टेंस पे रुक गया सर, सामने से आ रहा था, सामने से आ रहा था, माइनस ले ले, माइनस ऑफ 3 I2, ठीक है, ये आया सर, सामने से आ रहा था, माइनस ले ले साहब, माइनस ऑफ 2 I1 प्लस में I2, ठीक है, रेजिस्टेंस खत्म हो गया, हाँ बैटरी आई, हाँ सर एक आई थी, चलते टाइम कांस्टेंट से निकला था सर, माइनस से निकला था, ऐसे चल के आया हूँ ना, ऐसे बोला इसने, तो माइनस से निकल के आया, -6 ले लिया साहब। जिस एंड से निकलते हैं वही एंड लेते हैं,
दोनों तरफ माइनस है, इसको और थोड़ा अच्छा लिख ले। तो 3 ऑफ I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 प्लस में I2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन है सब, दो वेरिएबल है, ठीक है बेटे। सॉल्व आप लोग करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करके लाओगे ना बेटे, यहाँ से I1 की वैल्यू आएगी 48/31, ठीक है। I2 की वैल्यू आएगी 18/31 और I3 जो कि I1 प्लस में I2 के बराबर है। फाइनल रिजल्ट में तो आप I3 लिख करके आओगे, इन दोनों को सम कर दो तो 66/31 एम्पियर। अब देखो इस इक्वेशन जब तुम इसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएंगे। एक मैं आपको बताऊं, इसमें किरचॉफ लॉ के अंदर जब आप इक्वेशन सॉल्व करके लाओ और आंसर जब अजीबोगरीब आ रहे हो ना, कई बार बहुत अजीबोगरीब आंसर आते हैं। देख ले 48, ये कई बार तो 210/177, मतलब इतने बड़े बड़े आंसर, कैलकुलेशन बहुत टफ आ जाती है। कई बार पुराने जमाने में आती थी, अब नहीं आती। तो कई बार जब ये आ जाए तो आप घबराइएगा मत, ये मत सोचना कि नहीं आंसर गलत तो नहीं हुई कैलकुलेशन, ना। किरचॉफ के अंदर कई बार करंट की वैल्यू बहुत गंदी आती है सब, लेकिन जब सारी करंट की वैल्यू के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हो ना आपके, तो समझ जाना आपने सही कैलकुलेशन करी है, ठीक है बेटे। तो घबराइएगा मत। तो स्क्रीन को रोक, फिगर बना, इक्वेशन बना, सॉल्व कर, ठीक है, और अपने आंसर अरेंज कर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख, ये भी ना बेटे एक 3 ब्रांच सर्किट को पूछने का अंदाज है, 3 ब्रांच सर्किट को, ठीक है, जो 3 ब्रांच वाला सिस्टम है। और ये काफी फेमस है, कुछ पिछले समय से मान के चलिए। क्वेश्चन कहता है साहब पोटेंशियल डिफरेंस बताइए पॉइंट ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, जब बीई ब्रांच के अंदर करंट 0 हो, जब बीई ब्रांच के अंदर करंट 0 हो। स्क्रीन को रोक के पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। देख इधर मैं सॉल्व करता हूं बेटे। क्वेश्चन मुझसे कहता है साहब पोटेंशियल डिफरेंस बताइए पॉइंट ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में। याद है मैंने किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखा दिया था सर्किट थ्योरी के अंदर, वो सही बात है, ठीक है साहब। ए और डी के बीच में चाहिए, तो ए और डी के बीच में ए से डी पर जाने का रास्ता देखना है। एक रास्ता तो ये है ए से डी जाने का, एक ये बीच वाला रास्ता है, वो सही बात है ना, और एक रास्ता ये है। 3 रास्ते हैं साहब, तो जो मन करे आप उस रास्ते को पकड़ लीजिएगा, जो मन करे उस रास्ते को पकड़ लेना। देखो इसके अंदर इसने हमसे पूछा है कि साहब पोटेंशियल डिफरेंस बताइए ए और डी के बीच में, तो मैं इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला रास्ता पकड़ लेता हूँ बेटे, देखिए ये वाला रास्ता, क्योंकि इस रास्ते में करंट है नहीं, तो इसके अंदर करंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो बस 2 बैटरी पड़ेंगी रास्ते में, तो सही है। याद है मैंने कैसे लिखना सिखाया था आपको, कुछ नहीं, ये प्लस माइनस दिखा दो सर, ये रहा इसका प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, इसका ये प्लस, ये चलो अच्छा रास्ता मुझे ये वाला चाहिए, और जिस एंड से निकलो वो लेते चलो। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, चला सब -6 -3, इसके अंदर करंट ही नहीं है, उसने बोला करंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसके अंदर आई की वैल्यू 0। आप लिखना चाहोगे तो लिखना चाहो तो लिखिए, कोई जरूरत नहीं है 0, और फिर यहाँ पहुंच गया सीधा ही इक्वल्स टू VD। तो VA माइनस VD की वैल्यू तेरे पास आ गई 9 वोल्ट, खत्म। ये क्वेश्चन एक लाइन के अंदर खत्म हो गया बेटे। लेकिन ये जब उसने बोला है कि किरचॉफ लॉ की सहायता से सॉल्व करिए, ठीक है, तो साहब करंट की डायरेक्शन वगैरह दिखानी होगी। और ना बेटे इसमें ना एक पार्ट ये भी आता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R, ये पार्ट भी आता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई मैं इसको किरचॉफ लॉ सॉल्व करा देता हूँ। इधर देखो आप, तो साहब वो ये कहता है कि इस ब्रांच के अंदर करंट नहीं है, तो यहाँ से मान लो इस बैटरी से मैं करंट लेके चलता हूँ X, तो X यहाँ से गया, इसके अंदर X जाएगा साहब, यहाँ से X गया, इसके अंदर X आएगा, ये सारा करंट इसमें चला जाएगा, X इसके अंदर आएगा, वापस आएगा साहब इसमें होता हुआ इधर, क्योंकि उस वाली ब्रांच में तो जाना ही नहीं है भाई, इस वाली ब्रांच के अंदर तो करंट जाना ही नहीं है, ठीक है सर। बोल सही बात है नहीं। कितने वेरिएबल यूज हुए सर, एक ही यूज हुआ, लेकिन R भी एक वेरिएबल है, क्यों सर बोला ना, सॉरी वेरिएबल अननोन है, सॉरी वेरिएबल अननोन है वो, तो आपको 2 इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी साहब, एक X निकल जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो कौन सा लूप ले लो सर, बड़े वाला लूप लेता हूं तो X भी वेरिएबल अननोन है, R भी है, दोनों आ जाएंगे। ये छोटे वाला ले लो साहब, ये वाला, ठीक है। यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगी, देखना इधर, यहीं से जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है साहब। आजा यहाँ से चल, तो ये बेटे ऐसे मूव करके जाएगा, X गया 2 के अंदर, तो ये हो गया 2X, ठीक है। X गया 3 के अंदर, प्लस का 3X, जो मेरी डायरेक्शन है वही करंट की है। इस ब्रांच में करंट ही नहीं है बेटे, ठीक है ना, तो प्लस में R1 इंटू में 0, ठीक है, करंट की वैल्यू 0 है सर। रेजिस्टेंस खत्म हो गया, बैटरी पकड़ ले सर जब चल करके आ रहा था तो इसके प्लस से निकला, इसके भी प्लस से निकला, इसके भी प्लस से निकला, तो ये इक्वल्स टू 3 प्लस में 6 प्लस में 1। बोल साहब ये हो गया सर 5x इज इक्वल्स टू 10, तो साहब x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 एम्पियर। अरे हाँ तो बोलो यार, x की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, x आ गया वेरिएबल जो अननोन था। अब R चाहिए, अब बड़े वाला लूप ले ले, ठीक है। अब दोनों आएंगे उसमें, यहाँ से चलना स्टार्ट कर सर, ये हो गया 2x प्लस 3x, चलता जा सर, x गया R के अंदर, सही है ना, प्लस XR, सर रेजिस्टेंस खत्म हो गई, बैटरी को पकड़ ले साहब सर, बैटरी पकड़ी तो 6 प्लस से निकला, प्लस 1 7 और 4 11 इक्वल टू 11। बोल सही लिखा है,
वो सही है, एक्स वैल्यू डाल बेटे इसके अंदर। तो ये तेरे पास आ गया 5 ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है। चलो 5x प्लस में एक्स आर इज इक्वल टू 11, तो 5 इंटू में 2 सही है, प्लस एक्स की वैल्यू है 2 इंटू आर इक्वल टू 11, तो ये 10 उस साइड जाकर ये हो गया 2, आर की वैल्यू हो गई 1, आर की वैल्यू हो गई 1/2 का मतलब 0.5 ओम। ये आंसर है सर। अरे हाँ तो बोल। बच्चा बोला सर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वैसे मैंने इस वाले रास्ते से लिख दिया था, लेकिन जब उसने इतनी मेहनत कराई है तो इस वाले रास्ते से लिख देते हैं बेटे। आओ बड़े वाला रास्ता पकड़ लो, ए से डी पर जाना, देखो ये वाला रास्ता ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। चालू कर, पोटेंशियल ऑफ ए। सर जब मैं जाऊंगा तो इसके माइनस से निकलूंगा, -6, इसके भी माइनस से निकलूंगा, -4। सर करंट ऊपर से आ रहा है ना, तो ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, वो प्लस आएगा, प्लस एक्स कितना है, एक्स 2, और इंटू आर, आर कितना है, आर 0.5 है, इक्वल टू वी बी और वी डी इक्वल टू वी डी, ठीक है। ये कितना हुआ, ये हो गया -10 प्लस 1 -9, तो ये हो गया तेरे पास वी ए माइनस में वी डी की वैल्यू 9 वोल्ट। तुम तो वही आंसर है ना, वी ए माइनस वी डी 9 वोल्ट से आंसर। सर हाँ तो बोले यार, बस समझ में आई है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटे, ये मान के चलिए कि बोर्ड इसको कम से कम, मैं आपको ये 16वां बैच है मेरा, सही है, जो 12th पढ़ रहा है, तो कम से कम नहीं तो 3 या 4 बार पूछूंगा इस क्वेश्चन को बोर्ड, ठीक है। तो रो किसी को फटाफट नोट कर, आ जा बेटे नेक्स्ट वाला। ये क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है साहब मुझे एक सर्किट गिवन है, 4 सेल दे रखे हैं EFGH, चारों का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। अब देखो उसने बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस को ना फिगर के अंदर शो नहीं किया है, ठीक है, लैंग्वेज में लिख के दे दिया साहब, ठीक है। और मुझे कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बी और डी पॉइंट के बीच में, और जो 2 सेल हैं E और F, सॉरी क्या नाम है, G और H, इनके बीच इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताइए, ठीक है साहब। इसकी को रोको और क्वेश्चन नोट कर लो पहले, आ जाए देख, अब मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने एक बात तो इस वो क्या नाम है ध्यान से देखी, सर्किट के अंदर सर ये वही 3 ब्रांच वाला सर्किट फिर आ गया, तो मुखड़े बदल रखे बस, मुखड़े बदले वो वही 3 ब्रांच है, देखिए 2 जंक्शन, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, बोल सही बात है नहीं। सबसे प्यारा तरीका 2 से करंट निकाल 3 में डाल दो, ठीक है नहीं। फिर बच्चा बोला नहीं सर इसमें तो ना 1 ब्रांच पे 2 आ रही है, बैटरी 2 आ रही है। देखो ये तो अच्छी बात है कि उसने इन 2 सेल के बीच में ना इनका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, अगर ये नहीं पूछता तो एक अच्छा बच्चा इसको एक ही बना देता, ये 1 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, ध्यान से देख प्लस से प्लस दे रखा है, ये 1 वोल्ट ही बचता, ये 3 और 1 ये 2 ही बचता, बोल सही बात है नहीं। लेकिन उसने इंडिविजुअल सेल का पूछा हुआ, दैट्स व्हाई हम इसको एक सेल नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटे। आओ चालू करूं, इधर देख। अब मेरे सामने एक समस्या थी कि मैं करंट किधर से चालू सर्किट वो करूं सर्किट के अंदर, कंसेप्चुअली मैं जानता हूं किधर से भी कर लूं, फर्क कुछ पड़ना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से देख बेटे, जब एक बैटरी बड़ी है 3 वोल्ट की, ये 3 है, वो 1 है, वो 2 है, 1 है, तो जो सबसे बड़ी बैटरी है उससे ही करंट लेकर के चल दो, आंसर प्लस आएगा, ये गारंटी है, ठीक है नहीं। माइनस के चक्कर में क्यों पड़े साहब, जो प्लस आएगा तो साहब यहाँ से लिया करंट एक्स वापस लेगी, करंट गया आगे, इसमें एक्स गया, बाहर आया। सर 2 रास्ते रहे, एक ये और एक ये, ठीक है, दोनों रास्तों में चलो यहीं से बांट देता हूँ। तो इसके अंदर अगर y ले लेता हूँ तो साहब इसके अंदर हो गया x माइनस वाई, यहाँ से चल करके आया तो इसके अंदर आया x माइनस वाई, इधर से y, इधर से x माइनस वाई, x हो गया, ठीक है सर। करंट बढ़ गया। कितने वेरिएबल यूज हुए सर? 2 ही, एक x और एक y। क्या 2 ही लूप लेने? हाँ। क्लॉक घूमू एंटी क्लॉक सर मेरी मर्जी है, कैसे भी घूमू, ठीक है ना। तो आओ मैं ऐसे ही घूमूंगा, ठीक है, जैसे करंट चला है, इसमें भी ऐसे घूमेंगे और इसमें भी ऐसे घूमेंगे, सेकंड लूप ले लेते हैं। वो सही है, चालू कर बेटे, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। 3 गया x के अंदर, सही हो सर, 3 गया x के अंदर, x गया 3 के अंदर 3x, सही है। आगे गया सर x 1 के अंदर प्लस 1x, आगे गया सर 2y प्लस का 2y, सर रेजिस्टेंस खत्म हो गया, इक्वल का साइन लगा साहब, इसके प्लस से निकला उसके माइनस से निकला, सही है ना। तो 3 तो प्लस का -1, तो तेरे पास इक्वेशन हो गई 4x प्लस में 2y इक्वल्स टू 2, तो ये हो गई 2x प्लस में y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। बोल बात सही है, ठीक है सर। दूसरे में आ जा, यहीं से चालू करते बेटे, ठीक है ना, ऐसे घूम के आना चालू कर। सर 2 के अंदर गया x माइनस वाई, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, आगे आया सर ये आ गया x माइनस वाई गया 1 के अंदर, तो प्लस ऑफ 1 इंटू में x माइनस वाई, चलता गया, ये आया सामने से माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू, अच्छा बैटरी इक्वल्स टू बैटरी, सर इसके प्लस से निकला इसके माइनस से, तो 2 प्लस का और 1 माइनस का, यहाँ घूम के आया ना, इसके प्लस से इसके माइनस से -1, क्लियर है। तो तेरे पास हो गया ये 2x माइनस ऑफ 2y प्लस x माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 1, तो 2 और 1 3 ऑफ x माइनस माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ 5y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो देखो जब तेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो y की मल्टीप्लाई 2 से कर दियो, y की मल्टीप्लाई 2 से, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि एक ही सेल है ना, यहाँ से एक ही रेजिस्टेंस है, तो 2y आ गया, ठीक है। जब तू सॉल्व करेगा बेटे तो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आएगा 2/13, सेकंड पार्ट का आंसर 1.61
और जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर 1.46, ठीक है ना, ये वोल्ट, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब आप स्क्रीन को रोको, ठीक, फिगर बनाओ, इक्वेशन बनाओ और अभी सॉल्व करके प्रॉपर वे में, ठीक है। इसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना जानते हो ना, ये डिस्चार्जिंग में है बेटे, ठीक है, ये डिस्चार्जिंग में है सेल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, माइनस आई उसी का x और इंटरनल उसी का, ठीक है, उसका इंटरनल 3 है, सही है, EMF 3 दे रखा, माइनस ऑफ x इंटू में 3, ठीक है, और ये चार्जिंग में है क्योंकि इसके अंदर करंट गया है, तो ये चार्जिंग में तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू E प्लस में XR, E उसी का EMF कितना है, 1 है, x इंटरनल उसी का 1, और आया ना, बात समझ में आई है। तो रोक स्क्रीन को, आराम से सॉल्व कर। नेक्स्ट देख बेटे, देख 3 लूप का सर्किट है साहब, ये साफ दिखाई देता है, 3 छोटे छोटे दाने साहब। क्वेश्चन क्या था, 6 वोल्ट की बैटरी से करंट बताओ साहब, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पहले तो साहब स्क्रीन को रोक के क्वेश्चन नोट कर लो, आजा मैं सॉल्व करता हूँ। देख ये 3 वेरिएबल का सबसे प्यारा क्वेश्चन है और बेटा कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत प्यारा है इसके अंदर। बच्चा बोला 3 वेरिएबल कैसे, देख साफ दिखाई देता है, 1 2 और 3। बच्चा बोला ऐसे खाने देखते हो तो 4 दिखाई नहीं देते, ऊपर भी 4 दिखाई नहीं देते, एक ऊपर भी है, तो ऐसे तो 4 वेरिएबल होने चाहिए, बात तो सही क्या था बच्चा साहब। लेकिन एक बात को समझना बेटे, तू ध्यान से देख, जो ए और बी वायर है, ए बी वायर है, उसके बीच में ना कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई सेल है ना ही कोई रेजिस्टेंस है। इसका मतलब कोई ना कोई तो कंसेप्ट आप लेकर के बैठा है। चलो ये कंसेप्ट लेके बैठा, चालू करते हो, इसे भी देखेंगे। मैंने क्या काम किया बेटे, इस बैटरी से करंट एक्स लिया, सब इसी का पूछा है तो इसी को एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। एक्स लिया तो सब एक्स उल्टा लेगी, नियम है। इस बैटरी का करंट मैंने वाई ले लिया तो सब वाई वापस लेगी, ये नियम है। और इसका करंट जेड ले लिया तो ये जेड वापस लेगी, ये नियम है। हाँ तो वो अगर बेटे बाई चांस किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, या मैं जल्दीबाजी में कोई इक्वेशन में कन्वेंशन गलत ले लेता हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो सामने बच्चे बैठे होते तो गलती पकड़ में आ जाती है, बच्चा सामने है नहीं हो, मैं जल्दी जल्दी में प्लस को माइनस ले लूँ कहीं, ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना। इधर देखो, तो 3 बैटरी थी, मैंने तीनों का करंट अलग ले लिया, आप एक भी ले सकते थे, यहाँ से एक्स लिया, वाई बांट दिया, वाई एक्स माइनस वाई, जैसे मन करे वैसे लो। तो मुझे एक नजर में पता चल गया था 3 वेरिएबल ले लिए तो तीनों को सस्ता एक्स वाई और जेड, कैलकुलेशन थोड़ी आसान लगेगी, ठीक है साहब। चलो यहाँ से एक्स आया, इधर वाई गया, तो कॉमन सेंस कहती है इधर जाएगा एक्स माइनस वाई, बात तो सही है साहब। इस जंक्शन पे देखता हूँ इधर एक्स जाता है उधर जेड जाता है, कॉमन सेंस कहती है ऊपर से हर हालत में एक्स प्लस जेड आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ, क्योंकि जब ऊपर से एक्स प्लस जेड आया होगा तभी बटेगा, बात तो सही है, बात तो सही है, ठीक है साहब। अब मैं ना बेटे ऊपर जाने से पहले एक बार इस जंक्शन को बहुत बारीकी से देखता हूँ। इस जंक्शन को मुझे एक जंक्शन पे एक बात समझ में आती है कि यार इस जंक्शन पे एक्स माइनस वाई करंट आ रहा है, ये इनकमिंग है, इस जंक्शन पे आता है, और एक्स प्लस जेड जाता है, मतलब एक्स माइनस वाई आता है और एक्स प्लस जेड जाता है। यहाँ से कुछ एक बात का अंदाजा हुआ, सर आने वाला एक्स वेरिएबल है, जाने वाला एक्स है, चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन एक वेरिएबल वाई है, जाता जेड है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करना है, इनकमिंग में वाई वेरिएबल आ रहा है, आउटगोइंग में जेड जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट छिपा है यहाँ। जब इनकमिंग और आउटगोइंग को अगर मैं जस्टिफाई करता हूं तो ध्यान से देखना कंसेप्ट क्या निकल के आता है बेटे, कंसेप्ट ये निकल के आया कि जेड वेरिएबल यहाँ तभी पॉसिबल है जब ये जेड वेरिएबल इधर से चल करके आए, मतलब इधर से जो करंट उतर करके आए इधर से वो जेड हो, और इधर से जो करंट उतर करके आए वो वाई हो। देख ले, अब देखियो इस जंक्शन को जस्टिफाई करके देख तू, पहले जंक्शन जस्टिफाई, इनकमिंग कौन कौन है सर, इनकमिंग है एक्स माइनस वाई, सर वाई भी इनकमिंग हो गया, ठीक है साहब, और इनकमिंग जेड भी हो गया, ठीक है। अब आउटगोइंग चेक कर, सर एक्स प्लस जेड आउटगोइंग है, चेक करियो इनकमिंग आउटगोइंग बराबर है, हाँ सर वाई से वाई गया, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, हाँ अब बराबर है, अब बराबर, बात को समझ तू उसको। मैं उस क्वेश्चन को जब ध्यान से देख लिया, एक तो मेरे सामने तभी ये कंसेप्ट आ गया था कि यार एक खाली कार है ऊपर, या कोई ना कोई तो कंसेप्ट लेकर के आया है। दूसरा मेरे को 4 खाने दिखाई दिए, मेरा मन कहता था 4 वेरिएबल में जाएगा, लेकिन सर ने कहा था कि 4 वेरिएबल आने ही नहीं है, सोचना भी मत। तो मैं अभी खाली दारी तरफ बढ़ा ही नहीं, मैंने पहले बीच वाले जंक्शन को पकड़ के देखा। इस वाले जंक्शन को जब जस्टिफाई करने जाता हूं, ये तभी जस्टिफाई होता है जब ये पूरे का पूरा करंट नीचे उतर के आ जाए, ये पूरे का पूरा करंट नीचे उतर के आ जाए। मेरा आपसे कहने का मतलब है साहब, जो ये वायर उसने ए और बी जोड़ करके दिया था ना, ये वास्तव में किसी काम का नहीं था, क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं जाएगा। एक बच्चा तो पहले ही उसमें नजर में पकड़ गया, बोला आउट ऑफ लूप है, ये करंट अगर मैं इधर से चला भी दूंगा तो वापस किधर से आएगा करंट, ठीक है ना, सब वो खत्म, ठीक है, वो खत्म। तो इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच के अंदर करंट नहीं जाना था, ये सिर्फ मुझे कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, ये सर्किट था ये। और आया नहीं आया, बात समझ बेटे। अब कुछ नहीं, अब तो साहब 3 इक्वेशन बना दो, ठीक है बेटे। इस वाले लूप के अंदर ऐसे घूम जाओ, इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, इसके अंदर भी ऐसे घूम जाओ, एक ही डायरेक्शन। देखो एक ना बेटे कोशिश क्या करो कि डायरेक्शन एक ही रखें घूमते समय, टीचर को भी सहूलियत रहती है, ठीक है ना। यहाँ से चालू करते हैं, आज रेजिस्टेंस पर हो जाएंगे सर, ये आ गया 1 गया एक्स वाई, 1 इंटू में एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस जेड,
2 इंटू में एक्स प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें आ जाओ, साथ साथ बोलते रहना बेटे, चलते जाओ। ये आ गया 3y सर माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 वोल्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहां से चालू कर सर, 4 ऑफ जेड, ओ सॉरी ऐसे नहीं घूमना था, घूमने को कैसे बोला, ऐसे बोला, सॉरी, ऐसे घूमने को बोलता है ना बेटे, ऐसे घूमने को बोलता है, इधर से आइए, ऐसे चल करके आना है, ऐसे चल करके आया माइनस, ठीक है, तो ये गलत लिख दिया, इसको लिखो माइनस 2 एक्स प्लस जेड, ठीक है, माइनस 4 ऑफ जेड, माइनस को खत्म करके लिख दो, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस जेड माइनस 4 ऑफ जेड इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 4 ऑफ जेड इक्वल्स टू 4, इक्वेशन थर्ड। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक कहता है बी और डी के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। देखो ए और बी के बीच में ना आप ये वाला रास्ता पकड़ो, ये वाला है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, बैटरी है, सहूलियत रहेगी। तो पोटेंशियल ऑफ ए यहाँ से चलना स्टार्ट कर, माइनस ऑफ 2, रेजिस्टेंस तो कोई है ही नहीं, माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, क्लियर है, 6 और 2 8, माइनस का 8 का तो 4 वोल्ट, ये आंसर है साहब। और हाँ तो बोल, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है बेटे। तो रोक स्क्रीन को और तीनों इक्वेशन को फटाफट सोल्व कर। आ जा बेटे, नेक्स्ट देख बेटे, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एकलौता न्यूमेरिकल है जो किर्चॉफ लॉ पर बेस है। किस पर बेस्ड है? किर्चॉफ लॉ पे। और ये ध्यान से देख, जो किर्चॉफ क्या नाम है, विट्सॉन है, वो यहाँ पे जस्टिफाई नहीं है, एंटी सिमेट्रिक सर्किट है ये, ठीक है ना। 10 5 5 10, तो अगर कई बार ना बच्चा जो मन का कमजोर होता है इसको विट्सॉन लिख के आ जाता है, जो मन का कमजोर होता है इसे विट्सॉन लिख देता है, ठीक है ना। ये 10 5 5 10 है, 10/5 बराबर नहीं होता 5/10 के, तो इसका मतलब ये विट्सॉन नहीं है, पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कहता है साहब करंट बताइए हर ब्रांच के अंदर, तो बेटे इसके अंदर एनसीईआरटी ने डायरेक्शन शो कर रखी है पहले से ही, ठीक है। तो आप स्क्रीन को रोको, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। अब आज मैं सॉल्व करता हूँ, देख ये क्वेश्चन मुझे गिवन है बेटे, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन पहले से शो कर दी उसने, पहले से शो करी हुई है, ठीक है सर। कहता मुझे इसका क्या नाम है, हर ब्रांच का करंट लिखो। अच्छा एक बात हो बेटे, ये एंटी सिमेट्रिक सर्किट है, अगर बाई चांस आप विट्सॉन का एंटी सिमेट्रिक का इक्विवेलेंट निकालते हो, इक्विवेलेंट एंटी सिमेट्रिक का, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होती है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। लेकिन शर्त ये है, ये कहानी यही होनी चाहिए, 10/5 बराबर है 5/10, मतलब जैसे ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में हो, ये डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझसे कहता है सर हर ब्रांच का करंट बताइए, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पहले से शो करिए, हाँ। करंट की डायरेक्शन शो करने का मकसद क्या था इसका, सभी का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, वेरिएबल देखो कितने यूज होंगे, मैंने हल्की सी नजर मारी, सर एक ये दिखाई देता है, एक ये दिखाई देता है, एक ये, 3 वेरिएबल में तो जाएगा सर, बात तो सही कहता है सब, 3 में तो जाएगा। अब कैसे लेकर के चलूँ, यहाँ से करंट लेकर के चल, मान ले यहाँ से ले लिया x + y, यहाँ से गया 2 रास्ते थे, इसमें x लिया, इसमें y ले लिया, ऊपर x और नीचे y, ठीक है सर। यहाँ से x आगे गया, 2 रास्ते थे, एक ये और एक ये, इसने पहले से बांट रखा है, तो मेरे को नीचे लेना पड़ेगा बेटे। मेरी मर्जी थी मैं y को नीचे से ऐसे ले जाता, मेरी मर्जी थी, लेकिन ऊपर से ही आएगा, ठीक है साहब। यहाँ से गया, फिर 2 रास्ते थे, तो एक के अंदर डाल दिया z, तो यहाँ पे आया x - z, वो सही है, x - z इधर से, y इधर से, दोनों मिलकर के इसके अंदर ये हो गया x - z ऊपर से और प्लस का y, ये घूम करके इस साइड, ठीक है बेटे। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो z से z कट जाएगा, x + y वापस आ जाएगा। हाँ साहब, जिस बैटिंग ने जितना छोड़ा उसको वापस मिल गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है बेटे। डायरेक्शन उन्होंने पहले से शो कर रखी थी, दैट्स व्हाई मेरे मन में कोई ऐसी शंका नहीं थी कि इस ब्रांच के अंदर ऊपर से क्यों आया, नीचे से क्यों नहीं गया, नहीं शो करता तो मेरी मर्जी थी, मैं y लाता, y में से z इधर डाल देता, y - z ऊपर डाल देता, वो मिलकर तो निकल जाता। अगर हाँ या ना, ठीक है बेटे। बस खत्म हुआ, 3 वेरिएबल यूज हो गए, सब 3 इक्वेशन बना दो। तो एक तो बेटे लूप ये ले लेते हैं, ठीक है, एक ये वाला ले लेते हैं। देखो इसके अंदर पहले तो देखो लूप बनते कितने हैं, ये देख, एक लूप तो ये है 2, एक पूरा ये बड़ा 3, फिर इसको ले, ये नीचे होकर के 4, एक ये ऊपर होकर के 5, सही है, एक ये देख यहाँ से ऐसे जाकर के फिर ऊपर जाकर के इस हिसाब से 6, फिर यहाँ से जाके ऊपर से नीचे आकर के ऐसे घूम करके वापस 7। वेरिएबल कितने थे सब 3, ठीक है ना। तो ये छोटा सा ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक नीचे वाला ले लेते हैं बेटे, ठीक है ना, ये वाला, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। आजा सब चालू कर, यहाँ से चालू कर सर। 10x बेटे मैंने रेजिस्टेंस के साथ ना ये ओम नहीं लगा रखा है, ठीक है ना, 10x ये, ठीक है साहब, ये प्लस 5 ऑफ x - z, ठीक है। यहाँ से चल करके आया -5y
इक्वल टू 0। बच्चा बोला 0, हाँ साहब। ध्यान से देख, जो लूप तूने लिया है उसके अंदर एक भी बैटरी नहीं है साहब, एक भी बैटरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से गया 10x प्लस 5 ऑफ x माइनस जेड माइनस ऑफ 5y इक्वल टू 0, ठीक है साहब। इस वाले लूप में आ जाए, चल 5z माइनस 10 ऑफ x माइनस जेड प्लस y माइनस 5 ऑफ x माइनस जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। देख 5z यहाँ से अपोजिट हो गया, माइनस, ये लग गया माइनस x माइनस जेड प्लस वाई माइनस ऑफ 5x माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है सर। एक ये वाला लिमिट नीचे वाला ही, ठीक है, ये वाला इसमें चालू कर, यहाँ से चालू कर दे। 5y प्लस 10 ऑफ x माइनस जेड प्लस वाई प्लस 10 ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई आ रहा है ना इसके अंदर, x प्लस वाई, ठीक है बेटे, और इक्वल टू ये 10 आएगा बेटे, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी इक्वेशन में 10 आएगा, इसमें बैटरी आई हुई है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन तक याद होनी चाहिए बेटे, ठीक है। 5 10 10 5। इसके अंदर x की वैल्यू 4y, जब सॉल्व करोगे ना बेटे, x की वैल्यू आएगी 4/17 एम्पियर और y की वैल्यू आएगी 6/17 एम्पियर। वो सही है। इसमें करंट ऊपर से उतर करके आया है, ठीक है। अच्छा, z की वैल्यू जब तू इसको सॉल्व करेगा ना, z, तो z की वैल्यू इसके अंदर आएगी 6/17 और जो बीच x माइनस जेड आएगा ना, x माइनस जेड, तो 4 माइनस, तो जो बीच वाली ब्रांच है x माइनस जेड जिसके अंदर है, तो x माइनस जेड की वैल्यू तो लिखेगा 4, तो माइनस 2/17 एम्पियर। बस समझ में आई है आपको अभी, ठीक है बेटे। ये सॉल्व करनी है तीनों इक्वेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लियर सुन लो। अगर 3 वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन आया तो 99.99% यही क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो स्क्रीन को रोको, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो और सॉल्यूशन मैच कर लेना, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर दिया बेटे। देखो इधर ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, एनसीईआरटी का, एक बहुत प्यारा सवाल है। प्यारा इसलिए है कि ये एंटीसिमेटिक सर्किट है इकलौता एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना। अब जब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो 3 वेरिएबल को ना बेटे हर बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। 3 वेरिएबल की जो कैलकुलेशन है बहुत बड़ी होती है, बच्चा बीच में दम तोड़ देता है सब, ठीक है ना। सभी बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आ पाता। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में सॉल्व करा देता हूँ आपको, सिर्फ 2 वेरिएबल के अंदर। पर एक ध्यान रखना कि सिर्फ यही सर्किट 2 में सॉल्व हो सकता है, मतलब विल्सन का ऐसा फॉर्मेट जो एंटीसिमेट 10 5 5 10 वाला, ऐसा ना हो ये 3 है, ये 4 है, 10 है, ये 15 है, कुछ ऐसा दे दे, चारों अलग अलग दे दे, तो फिर साहब 3 ही वेरिएबल में सॉल्व होगा, क्लियर सुन लो। लेकिन ये 2 में जा सकता है, ये कैसे जाएगा जाते हैं। एक बात तो मैं समझता हूँ कि जब ये बैटरी एक्स प्लस वाई छोड़ती है तो वापस एक्स प्लस वाई लेगी, ठीक है। यहाँ से एक्स प्लस वाई आया था ना, वापस एक्स प्लस वाई, ठीक है सर। यहाँ से करंट गया 10 में और 5 में, और बैटरी ने जब वापस लिया तो 10 और 5 से ही वापस लिया, मतलब देती भी 10 5 में, लेती भी 10 5 से। हाँ, जब बैटरी ने 10 के अंदर एक्स भेजा है यहाँ से, तो सब कुछ भी हो जाए यहाँ से एक्स खींचेगी, कुछ भी हो जाए यहाँ से एक्स ही खींचेगी। और जब 5 के अंदर वाई दिया है तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से वाई ही लेगी। सर्किट की जो खूबसूरती है वो ये है कि वो एंटीसिमेटिक, मतलब क्या है कि वो यहाँ से जिन 2 के अंदर करंट फेंकती है वहीं से वहां से भी इन 2 से लेती है। तो जब आपकी बैटरी 10 के अंदर एक्स देती है और 5 के अंदर वाई देती है, तो वापस जब लेगी तो एक्स जो है वो 10 से ही लेगी और जो वाई है वो 5 से ही लेगी। और साहब ये एक्स गया था, वाई उसमें गया, तो इसमें आ गया एक्स माइनस वाई। क्या आया? एक्स माइनस वाई। ये आपने कंसेप्चुअली बांट दिया करंट और दिमाग लगाया तो आपका एक वेरिएबल कम हो गया जेड, ठीक है बेटे। तो ये एनसीईआरटी का सवाल है कि अगर आप 3 वेरिएबल में सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब वो है इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई है, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में सॉल्व कर लेना, ठीक है, और डाल के द्वारा, ठीक। अब इक्वेशन बना दे बेटे, चालू कर, एक ये लूप ले लो, ये ले लो, ठीक है, एक ये और एक ये ले लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें ना आप ये वाला लूप नहीं ले सकते बेटे। अब ये वाला अगर आप लोगे तो आप ना इसकी और इसकी इक्वेशन बनना सेम आएंगी, सेम इक्वेशन आएंगी इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप इसको ये वाला लूप नहीं ले सकते, एक ये और एक ये लेना है, ठीक है। आप बना के देख लेना, सेम इक्वेशन देगा वो, इसलिए देगा जब एक बात बता, तूने करंट कंसेप्चुअली सेम बांट दिया तो 10x 5y और दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो एक ये और एक ये ले लो, चालू करें यहाँ से 10x प्लस 5 ऑफ x माइनस वाई माइनस ऑफ 5y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसमें चालू कर 5y प्लस 10x प्लस 10 ऑफ x प्लस y 10 ऑफ x प्लस y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, कहानी खत्म। और हाँ या ना, आराम से सॉल्व कर लो बेटे, सही है। x की वैल्यू वही 4/17, y की वैल्यू
क्या नाम 6/17। अच्छा एक बात और सुन लो यहाँ से, ये एक तो कंसेप्ट पकड़ना तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बेटे, एक्स की वैल्यू ये जो रेजिस्टेंस है 10 है और ये रेजिस्टेंस 5 है, मतलब इस सिचुएशन के अंदर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला कम है, तो y की वैल्यू जब तूने यहाँ से सॉल्व करी है ना, y की वो 6/17 ही है, x की आई है 4/17 और y की आई है 6/17। कहने का मतलब ये है कि बेटे इस वाली ब्रांच में नियम के अनुसार ये नीचे से करंट जब 6/17 ज्यादा है तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए था, और एनसीईआरटी ने ऊपर से नीचे दे रखा है, दैट्स व्हाई उस बीच वाली ब्रांच का आंसर माइनस आना ही है ना। इस कंसेप्ट को मैं ना अपना मीटर ब्रिज के अंदर यूज करूंगा, ठीक है। तो चलो मैं काम करता हूँ, आपको ना आज इसको थोड़ा वोल्टमीटर समझो, क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर समझा देता हूँ। आप स्क्रीन को रोको, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो, ठीक है, आंसर मैच कर लो। लिख लिया बेटे, सही है, आ जाओ। अब बेटे विल्सन ब्रिज के ऊपर क्या नाम, विल्सन किरचॉफ के ऊपर बेटे इतने न्यूमेरिकल सफिशिएंट है, आप ना प्रैक्टिस कर लेना। कंसेप्ट यही बेटे घूम घूम के आते रहते हैं, ठीक है। अब बेटे मैं आपको कल की क्लास में हम लोग ना विल्सन ब्रिज पढ़ेंगे, विल्सन ब्रिज जिसका नाम पहले से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, विल्सन ब्रिज P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, लेकिन वो सिलेबस में बतौर टॉपिक अब आएगा और उसका प्रूफ हम लोग इसी मेथड से करेंगे, मतलब किरचॉफ लॉ से ही करेंगे। तो बच्चा बोला विल्सन ब्रिज का साइड तो यही है, हाँ ये विल्सन ब्रिज ही है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। ये बैलेंस नहीं है, क्या है, अनबैलेंस्ड है। बात को समझना, जब हम लोग विल्सन ब्रिज की बात करते हैं ना बेटे, तो ये बीच वाला जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाते, इसके बदले ना एक यहाँ पे डिवाइस लगता है जिसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर, ये उसका सिंबल होता है, सही है, और डिवाइस का नाम होता है गैल्वेनोमीटर। ये जब हम लोग विल्सन ब्रिज पढ़ेंगे तब आएगा ये डिवाइस, और हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो मैं आपको ना इस गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आपने हो सकता है लैब के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट देखा रखा हो बेटे, ठीक है, देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, फिगर में देख लो, यहाँ देख लो की बात है। गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर एमीटर देखने में एक जैसे ही होते हैं, सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ा गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है ना बेटे, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है उस स्केल के अंदर 0 मार्क बीच में होता है, मतलब निडल इस हिसाब से रहती है जब उसमें करंट नहीं होता, 0 इधर होगा और इधर गिनती लिखी होगी, सही है, जो भी है 10 20 30 या 1 2 3 जो भी वैल्यू लिखी होंगी वो ऐसे लिखी होती है, ठीक है, ये है। अगर एमीटर और वोल्टमीटर है, जैसे एमीटर है तो एमीटर के अंदर ना 0 इधर होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे, जब करंट नहीं होता तो निडल एक साइड में 0 पर ऐसे रहती है, यही हालत वोल्टमीटर में होती है। लेकिन गैल्वेनोमीटर के अंदर जो निडल है ना वो बीच में रहती है जब उसमें करंट नहीं होता, जब उसमें करंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं IG, G फॉर गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होता उसकी निडल स्ट्रेट रहती है, तो फिलहाल इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, दैट्स व्हाई इसकी निडल बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो डिवाइस वैसा ही है जैसा वोल्टमीटर एमीटर होता है, हो सकता है आपने 10th में गैल्वेनोमीटर भी देखा हो, ठीक है ना। बच्चा बोला सर आप यहाँ पर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने का मकसद है बेटे कि ये विल्सन ब्रिज की वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक, ध्यान से समझना। ये जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस है इसको हम लोग इस हिसाब से अटैच करते हैं, तो ध्यान से देख, इसके 2 एंड सर्किट में विल्सन पे ऐसे अटैच होते हैं, बोल सही बात है, ठीक है सर। ये मान लो बेटे मेरा गैल्वेनोमीटर है ये, तो इसमें 2 जगह हम लोग वायर अटैच करते हैं, एक ये है एक ये स्क्रू होते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे वायर जोड़ते हैं, ये एक इस जगह एक इस जगह, यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस लिखा हुआ अच्छी बात है, लेकिन ना भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गैल्वेनोमीटर पे, ठीक है। इसकी जो निडल होती है ना बेटे, जो गैल्वेनोमीटर की निडल है, ये मूविंग कॉइल सिस्टम होता है। मूविंग कॉइल का मतलब है, बस इतना मान के चलिए फिलहाल कि इसके अंदर ना एक मैग्नेट रखी होती है, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, ठीक है, हॉर्सशू टाइप, उसकी एक बीच में कॉइल होती है, कॉइल का एक रेक्टेंगुलर वायर टाइप होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये निडल अटैच होती है, निडल ऐसे अटैच होती है जैसे पेन बोर्ड के ऊपर नॉर्मल दिखाई देता आपको, ये इस कॉइल पे टॉर्क लगने की वजह से निडल ऐसे और ऐसे मूव करती है, ऐसे मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ ऊपर के बोर्ड के ऊपर, मान लो ये निडल है जो मुझे दिखाई देती है, जब इसमें करंट आता है ना बेटे, करंट मान लो करंट ऐसे आया तो निडल एक साइड में शिफ्ट हो जाती है, ऐसे डिफ्लेक्शन देती है, इधर भाग जाएगी इस हिसाब से यही, और जब आप इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बदल दोगे ना बेटे तो यही निडल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, ये इस साइड आ जाएगी ऐसे। मतलब कहने का ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये इसका जो प्रिंसिपल होता है ना बेटे, वो मूविंग कॉइल, ये टॉर्क ऑन द मूविंग कॉइल होता है। मतलब कि जब आप इस कॉइल के अंदर करंट भेजोगे तो इस कॉइल पे टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने की वजह से जो निडल है वो एक साइड में शिफ्ट होती है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी तो निडल दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगी, निडल दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, जब इस डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं लैब के अंदर, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही समझते हैं, इसी कंसेप्ट को देखो, इधर देखना, मैंने यहाँ पे इसको लगा के दे दिया आपको इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है साहब। इधर से करंट कितना आया था, इधर से, तो सॉल्यूशन वाइज देखो, इधर से आया 6/17, इस साइड से कितना आया 2/17, तो नियम के अनुसार करंट किधर से जा रहा था, नियम के अनुसार तो नीचे से गया, कितना 6/17, सॉरी 4/17 था ये, तो 6/17 में से इसमें चला गया 4/17, क्या 2/17 ऊपर गया, हाँ,
2/17 ऊपर गया। जब 2/17 इसके अंदर करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन देगा, और जैसे मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा ना, मैं समझ जाऊंगा इस ब्रांच में करंट है। ये गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है बेटे जो करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं डिटेक्ट। अगर इसकी नीडल हिल जाए, समझ जाना इसमें करंट है, समझ जाना है इसमें करंट है, ठीक है सर। अभी कंसेप्ट देखना, अगर मैं इसको बदल देता, पलट देता बेटे, इसको 5 कर देता, इसको 10 कर देता, इसको 10 कर देता, इसको 5 कर देता, अब क्या होता? बच्चा होता क्या था? अब की बार जो 6/17 इसमें जाता तो ये 2/17 ऊपर से आता। अब तू एक बात बता, जब उस गैल्वेनोमीटर में नीचे से करंट गया तो एक साइड में डिफ्लेक्शन गया था, तो जब करंट ऊपर से आएगा तो क्या डिफ्लेक्शन अपोजिट आ जाएगा? हाँ, यही रीजन होता है कि इसकी निडल ना बीच में रखी जाती है बेटे, ठीक है। तो जब करंट एक साइड से चलता है ना गैल्वेनोमीटर में, तो करंट डिफ्लेक्शन एक तरफ होता है, और करंट की डायरेक्शन बदलते डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाता है। करंट की डायरेक्शन बदलते डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाता है। अब तो एक बात बता, ये करंट इस ब्रांच में चल क्यों रहा था? बच्चा बोला करंट इसलिए चल रहा था क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। हाँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, इसलिए करंट चलता था। अगर मैं तुझे जनरलाइज सा बना के दिखाता हूँ इसको, इधर देख, इस चीज को ना थोड़ा ऐसे समझो, 5 से 10 5 आपको कंफ्यूज कर सकता है ये, ऐसे देखना, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। ये सभी वेरिएबल है, फिलहाल ये सभी वेरिएबल है, ठीक है। मैं इतना यहां से समझ गया कि जिधर का रेजिस्टेंस कम होता है करंट उसमें ज्यादा आता है, करंट उसमें ज्यादा आता है 5 में, और ये 10 था तो इसमें ज्यादा है, ठीक है। बात को समझना, ये रेजिस्टेंस कम था ये वाला, करंट इसमें ज्यादा जाएगा, इसमें ज्यादा जाएगा तो ऊपर से आएगा, इसमें ज्यादा जाएगा तो ऊपर से आएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, हाँ सर, एक साइड में डिफ्लेक्शन दे देगा, ठीक है। हाँ, मैंने ये मेरे पास रियोस्टेट है या मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, मैंने इस वैल्यू को बढ़ाया, इस वैल्यू को बढ़ाया, इस वैल्यू को बढ़ाने से कॉमन सेंस कहती है कि इस ब्रांच में करंट बढ़ता जाएगा इसमें। अब ये इस ब्रांच में बढ़ेगा तो करंट नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा करंट, तो क्या डिफ्लेक्शन अपोजिट? हाँ सर, अपोजिट हो जाएगा, डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब मुझे बस आप एक बात बताइए कि ये डिफ्लेक्शन क्यों दे रहा था गैल्वेनोमीटर? सर ये सिर्फ इसलिए वजह से दे रहा था क्योंकि इस ब्रांच में करंट था, इस ब्रांच में करंट था। और करंट क्यों था? करंट इसलिए था कि इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था, मतलब VA माइनस VB या B माइनस VA, ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, दैट्स व्हाई ये करंट आ रहा था, ये करंट आ रहा था। ये बात तो समझ रहा। अब तुझे याद कर, जब मैंने आपको विल्सन ब्रिज की कंडीशन सॉल्व कराई थी, तो अगर मैं इन चारों रेजिस्टेंस को बेटे कुछ ऐसे मैनिपुलेट कर दूं, ऐसे मैनिपुलेट करूं कि P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन S हो जाए, तो साहब क्या इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता था? हाँ सर, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता था। और अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो साहब इसमें जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये डिवाइस का असली मजा ना, इस डिवाइस का बेटा आपको अगली क्लास में समझ, वो क्या नाम है, पढ़ने में आएगा, जब मैं आपको ये विल्सन ब्रिज डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल बस इतना समझिए कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो हमारे सामने इंट्रोड्यूस होगा। ये डिवाइस देखने में वोल्टमीटर एमीटर जैसा ही होगा, लेकिन बस अंतर यह है कि इसकी निडल 0 पर जब होती है तो इसमें करंट नहीं होता है, करंट नहीं होता। और जब आप इसमें करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाता है, एक बार इस साइड जाएगा, बदलोगे तो फिर इस साइड आ जाएगा। इधर भी जा सकता है पहले, लेकिन बदलोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी निडल की, ठीक है। दूसरा, इसमें करंट कब नहीं होगा? इसमें करंट जब नहीं होगा जब इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जब इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये बात छोटी सी आप लिखना चाहो तो आज लिख लो, बाकी मैं इसको अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, ठीक है। क्योंकि अब इसको ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो टॉपिक उठाना पड़ जाएगा, फिर अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो हेडिंग बना के लिख दो, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लिखो, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द डीसी करंट इन सर्किट। डीसी लिखना, डीसी, एसी भी आता है ना, आगे आएगा एसी, एसी को डिटेक्ट नहीं करता ये। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट डीसी करंट इन द सर्किट, DC current in the circuit, full stop. Its resistance is represented by capital G. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ना बेटे कैपिटल G से दिखाया जाता है। Its resistance is represented by capital G. The current through galvanometer is represented by IG. Next, the current through galvanometer is represented by IG. Represented by IG. Next, if the potential of both ends of galvanometer, if the potential of both ends of galvanometer is same, then current through the galvanometer is always zero. Then current through galvanometer is always zero.
इट मीन्स आई जी इक्वल टू जीरो। गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या है? आई जी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स आई जी इक्वल टू जीरो। आई जी इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटे। तो अब मैं आपको ना ये जीरो डिफ्लेक्शन कहूंगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब समझ जाना गैल्वेनोमीटर में करंट ही नहीं है सब। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है। बाकी इसको बेटे अगली क्लास में उठाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।